नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है विद क्वेश्चंस वो सारे हमारे क्या हो जाए, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। नहीं हुआ तो हम फिर दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब क्या होता है। हर वर्ड का हमें अपना मतलब पता होना चाहिए। देखो, सीक्वेंस का मतलब एक ऑर्डर ऑफ या आप कह सकते हो एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, जिसमें हर नंबर एक फिक्स पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है। कैसे? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 हर नंबर एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 1 के बाद 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, 5 आया, 5 में फिर से 2 ऐड किया, 7 आया, 7 में फिर से 2 ऐड किया, 9 आया, 11 में फिर से 2 किया, क्या आया, 13 आया, एंड सो ऑन। हमारा एक फिक्स पैटर्न। और यहाँ पर एक नंबर nth टर्म आएगी जिसको हम an बोलते हैं या हम tn भी बोलते हैं, एंड सो ऑन। ये हम उस एग्जामिनर के ऊपर है, क्वेश्चन के ऊपर है कि फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट है तो यहाँ पर कहीं लास्ट में खत्म हो जाएगी, इनफाइनाइट है तो अप टू इन्फिनिटी सो ऑन वो क्या है, आपकी चलती हुई रहेगी। अब ये होती है सीक्वेंस। देखो, एलिमेंट एक फिक्स पैटर्न को, जैसे 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, 16 हो गया, इसमें हर एक नेक्स्ट नंबर पहले वाले नंबर का 2 का मल्टीप्लायर है। यही आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 को 2 से करोगे 8 आएगा, 8 को 2 से करोगे। अब आपको समझ में आ गया हो कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। एक नंबरों की ऐसी लिस्ट जिसमें हर नंबर एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता हुआ चलता है। अच्छा देखो, सीक्वेंस में एलिमेंट कैसे सेपरेट है, कोमा से सेपरेटेड है। अगर सीरीज में क्या होता है, इन्हीं एलिमेंटों को, सीक्वेंस के एलिमेंट्स या सीक्वेंस के नंबर्स को हम आपस में जोड़ देते हैं। कैसे? जैसे कि ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 एंड ऐसे सो ऑन करते हुए हम चलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी, जीपी, एचपी, एजीपी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी मीन्स अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया सीक्वेंस में एलिमेंट्स जो नंबर्स है वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो नंबर्स का फिक्स पैटर्न का फॉलो होना ही वही क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन। क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन। जब कुछ नंबर्स हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं किसी डेफिनेट रूल के थ्रू, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। ठीक है, नंबर्स को आप एक डेफिनेट रूल के थ्रू सीक्वेंस में अरेंज करते हो तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है, हार्मोनिक भी हो सकता है, और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का कंबाइन भी हो सकता है। वहीं पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट वे में हम एपी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं। एपी का मतलब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जिसमें दो नंबरों के बीच में जो कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, या आप कह सकते हो सेम होता है। कैसे? जैसे हमारे पास ये सीरीज है A1, ये कोमा A2, कोमा A3 अप टू एंड सो ऑन, ये है। अब भी मैं कहूंगी अगर A2 - A1, अगर मैं A2 - A1 करती हूं तो वो किसके इक्वल आता है, A3 - A2 के इक्वल आता है। ऐसे A4 में से A3 में माइनस करती हूँ एंड सो ऑन। अगर वो कांस्टेंट आता हुआ जाता है तो इस सीक्वेंस को हम या इस सीरीज को हम किस में बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। समझ में आया? एपी का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम तो एपी
एपी के अंदर है। अगर हम इन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ए, आपका फर्स्ट एलिमेंट ए है, ए प्लस डी, जहां पर ये जो डी है, डी ये कांस्टेंट जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो ए प्लस डी, फिर क्या आएगा ए प्लस 2d, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी ए प्लस 3d, ऐसे ही ए प्लस 4d एंड सो ऑन हमारा चलता हुआ जाएगा। ये हमारी क्या रहती है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर d किसको इंडिकेट करता है, देखो जब a प्लस डी में से a माइनस किया d बचा, a प्लस 2d में से a प्लस डी को माइनस किया d बचा, a प्लस 3d में से a प्लस 2d को माइनस किया तब भी हमारा क्या लेफ्ट होता है d लेफ्ट होता है। इसका मतलब ये किसमें है AP के अंदर है। अब अगर जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म का मतलब nth टर्म की बात कर रहा है, जिसको हम an से भी डिनोट कर देते हैं और किससे डिनोट करते हैं tn से भी, जिसका मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, n इंडिकेट कर रहा है कि आपको कौन से नंबर की टर्म चाहिए, आपको 5th की चाहिए तो n इक्वल टू 5 होगा, अगर 6 नंबर की चाहिए तो n इक्वल टू आपका 6 होगा। d क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अब आपको पता चल गया, a2 में से a1 को माइनस कर लो, वो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि कोई आपकी सीक्वेंस है वो एपी के अंदर है या नहीं है। एपी के अंदर निकालना पता चल गया, कैसे देखोगे a2 में से a1 को माइनस करोगे, a3 में से a2 को करोगे, a4 में से a3 को माइनस करोगे तो आपको दिख जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि ये सीरीज है, ये किसके अंदर है आपकी एपी के अंदर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना जनरल टर्म का tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा क्या रहता है, वो कहता है जैसे हमने जनरल टर्म nth टर्म निकाली, इसी तरीके से सम ऑफ n टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, Sn n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। n/2 कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका सम, यहाँ पर a मतलब फर्स्ट टर्म, n का फिर से वही नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। इस केस में भी दो केस बनते हैं, यदि आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, जैसे आपके पास 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू 10 तक है, 20 तक मान लेते हैं, इसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। कौन सा है ये फॉर्मूला, तब लगेगा जब आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगी लास्ट टर्म। समझ में आया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा n/2 इंटू a प्लस l। अब आप कहोगे कि हमें तो पता नहीं, क्या हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। देखो आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हो, tn का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn मीन्स 20, a का मतलब फर्स्ट टर्म, n माइनस 1, d का मतलब 2, 20 माइनस 2 18, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ से 9 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म पता चल गई, n इक्वल टू क्या है 10 है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको लग रहा है यहाँ पे ये मुझे अलग से पार्ट सोल्व करना पड़ा, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें भी देखो आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता करनी ही पड़ेगी। समझ में आया, तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन उसने एग्जाम में दे दिया, द सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज है -20 -18 -16, ठीक है, सो ऑन चलती हुई जा रही, आपको सिर्फ उसकी फर्स्ट 10 टर्म का सम चाहिए। इसका मतलब क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। देखो S10 का मतलब होता है A1 से लेकर A10 तक का सम। ये बता दूं मैं,
S1 का मतलब क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब होता है पहली 2 टर्मों का सम, S3 का मतलब होता है पहली 3 टर्मों का सम, ऐसे ही सो ऑन आपका Sn का मतलब होता है A1 A2 और यहां से लेकर आपकी nth टर्म का सम। समझ में आया? अब यहाँ पर S2 को देखो, A1 की जगह मैं S1 लिख सकती हूँ, S1 प्लस A2, इसीलिए हम A2 की जगह क्या ले लेते हैं, S2 माइनस S1, ठीक है, इसलिए हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर S10 निकालना है, आप फॉर्मूला लिखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स देखो, n का मतलब गिवन है 10 है, n कितना है यहाँ पर 10 है, a कितना है यहाँ पर -20 है, d कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करो, -18 माइनस ऑफ -20, घबराना मत, माइनस दे के -18 माइनस माइनस प्लस 20 और हमारा क्या आ गया 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आता है। देखो -18 में +2 ऐड करेंगे -16, -16 में +2 ऐड करेंगे -14 -12 एंड सो ऑन हमारा आता हुआ रहेगा। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, n की जगह 10/2 2, a की जगह हमारा -20 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1, d की 2 आ जाएगा, ये 5 -40 प्लस 18, ये क्या आ जाएगा 5 10 माइनस 8 2 3 माइनस 1, हमारा आंसर आ गया -110 सॉरी। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि हमें ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। अब नेक्स्ट आगे का पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट में वो क्या कहेगा, हमें 3-4, देखो हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन वे से नहीं कर सकते। अभी तक हमें पता चल गया कि एपी क्या होता है, उसके बाद अब हमें कुछ जो रिजल्ट है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और जिन पे बेस्ड हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो उनको हमें कैसे करना है। जैसे कि हमें STN निकालनी है, हमें SN पता है, SN-1 पता है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाला, पहला रिजल्ट एक बार मैं बता देती हूँ। देखो SN का मतलब क्या बताया था मैंने, T1 फर्स्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म का सम, अप टू कहाँ तक जाएगा Tn-1 प्लस Tn, ठीक है। Sn-1 मतलब n-1th टर्म तक लेके जाओ, आप इसे आप लेके चलिए, हम चले यहाँ तक, कहाँ तक पहुंचे Tn-1 तक, एक दूसरे में से माइनस करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दो, अब माइनस करिए, Sn में से Sn-1 को माइनस करेंगे, सारी पार्ट कैंसिल होते हुए जाएंगे, ये भी और ये भी, देखो माइनस करेंगे, सिर्फ हमारा क्या बचेगा Tn बचेगा। तो इसका मतलब nth टर्म का आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है। इसी तरीके से ध्यान रखना, यदि किसी सीक्वेंस की अगर pth टर्म q है और qth टर्म p है, तो tp प्लस q हमेशा क्या आएगा आपका 0। यदि pth टर्म q है और qth टर्म p है, तो t o p प्लस qth टर्म हमेशा क्या आएगा 0। या प्रूव भी करके देख सकते हो, कैसे, टीपी का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। यहाँ पर देखो सेम सीरीज चल रही है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। जब आप माइनस करोगे, यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर p माइनस क्यू इंटू डी बचेगा और यहाँ पर q माइनस p, d इक्वल टू -1 आएगा। जैसे d -1 आएगा हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से मैं a की वैल्यू भी निकाल लूंगी। जब उसमें पुट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। समझ में आया। इसी तरीके से यदि किसी सीरीज की pth टर्म का सम q के इक्वल है और qth टर्म का सम p के इक्वल है, तो जो सम ऑफ p प्लस qth टर्म है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ p प्लस qth टर्म के इक्वल आएगा। समझ में आया। इसी तरीके से यदि sp बराबर sq है, दोनों का सम इक्वल है, q और p की कोई बात नहीं, सम ही क्या है, इक्वल है, तो हमारा क्या होगा sp प्लस q क्या आएगा हमारा 0।
मतलब p प्लस क्यूएथ टर्म का सम क्या आएगा 0। आप एक बार इनको प्रूव जरूर करके देख लेना, जैसे मैंने ऐसे बताया ना, इस तरीके से ना समझ में आए तो आप मुझे बता देना, मैं करा दूंगी। अब नेक्स्ट है कि यदि TP 1/Q है, TQ 1/P है, तो TPQ हमेशा किसके इक्वल आएगा 1 के, और SPQ आएगा 1/2 इंटू PQ प्लस 1। ये पांचों रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक पेज के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करोगे। देखो एग्जाम में टाइम, इसलिए इन रिजल्ट को थोड़ा सा एक बार आप माइंड के अंदर रखना, इनको नोट कर लेना नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है हमारा, क्या एग्जाम्पल है, वो कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी है, एपी बी सम ऑफ एन टर्म एस एन, जैसे कह रहा है वैसे चलते चलो 1/3 n स्क्वायर प्लस 2n, तो वो कह रहा है T6 हमें क्या निकालना है, T6 साथ नहीं ऐसे लिखा जाता है, एंड कॉमन डिफरेंस T6 निकालना है, और हमें क्या निकालना है, D निकालना है। मैं एक निकाल के दिखा रही हूँ T6, D आप निकाल लेंगे सेल्फ, ठीक है। मुझे बताएंगे क्या आया, यहाँ पर देखो SN का मतलब S1 निकालिए, 1/3 1 का स्क्वायर प्लस 2, सारे ही निकल ही जाएगा ये तो, 1/3 2 प्लस 1 3, और ये आया हमारा 1। S2 क्या आएगा, S2 आएगा 1/3 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 4 8/3। अब सभी को पता है S1 का मतलब A1 होता है, और S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, यही होता है। S2 का क्या मतलब होता है, A1 प्लस A2, पहली दो टर्मों का सम। अगर A1 1 के इक्वल है तो S2 कितना आएगा, A1 1 के इक्वल है प्लस A2, S2 कितना आया हमारा 8/3 में से 1 माइनस करो, 5/3 इक्वल टू A2 आ गया हमारे पास। अब हम D निकाल सकते हैं, D का मतलब क्या होता था, A2 में से A1 को माइनस कर दो, 5/3 में से 1 को माइनस कर दो, कितना आया कॉमन डिफरेंस 2/3। जैसे ही हमारा D निकल गया, हमारे पास D आ गया 2/3, हमारे पास A कितना आया 1, हमें T6 का फॉर्मूला पता ही है, A प्लस 5D, A की जगह 1, 5 इंटू 2/3, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13/3। मैंने दोनों ही आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं, समझ में आए कैसे निकालने हैं, जरूर इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, वरना रह गए तो फिर रह ही जाएंगे ये। अब देखो हम इसी रिजल्ट को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दी, वो है इफ द सम ऑफ, क्वेश्चन क्या है देखना एक बार, वो कहना चाह रहा है यदि सम ऑफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज Q, SP Q के इक्वल है, एंड सम ऑफ इस qth टर्म P के इक्वल है, तो इसकी P प्लस qth टर्म का सम क्या होगा। अगर आपने वो 5 फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो डायरेक्ट आंसर बिना सोल्व किए इसका आंसर क्या बता दोगे, माइनस ऑफ P प्लस Q। और अब तो आप इतना तो कर भी सकते हो, वो बाद की बात है कि आप इसे सोल्व करें, ठीक है। एक बार आप भी इसे सोल्व करना, वैसे आपको इसका आंसर मैंने बता दिया क्या आएगा, माइनस ऑफ P प्लस Q। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपसे सोल्व हुआ या नहीं हुआ, इसको स्टेप बाय स्टेप हमें चलते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड 3 नंबर्स इन AP इफ देयर सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 231। यहाँ पर ध्यान रखना, जब ये नंबर्स का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता था कि 9th 10th से तुम्हारा स्टार्ट होता है जब हमारा, तो कितने नंबर एपी के अंदर जब बात करता है, 4 नंबर एपी के अंदर बात करता है, और स्टेटमेंट में सम की और प्रोडक्ट की बात दे रखी है, तो हम क्या करते थे, जब 3 नंबर्स की बात करता है, 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी, तो कौन कौन से लेते थे हम, A माइनस डी, A प्लस डी। जब 5 नंबर की बात करता था, 5 नंबर्स की बात करता था एपी में, तो हम क्या लेते थे, A प्लस डी,
a प्लस 2d, इधर लेते थे a माइनस डी, a माइनस डी, ये a माइनस डी है, और इधर लेते थे a माइनस 2d। समझ में आया? ऐसे जब वो 4 नंबर की बात करता था, 4 नंबर्स की बात करता था एपी में, तो हम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेते थे। जब वो 6 नंबर की बात करेगा तो आपको पता चली ही गया होगा क्या लेंगे। देखो दो दो का डिफरेंस दिख रहा है, -1 में -2 ऐड करा, यहाँ पर -3 में -2 ऐड करेंगे, तो आपको कितने भी नंबर है, इसका मतलब जब इवन वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है तो 2 ऐड करना है, ओड वाला कर रहा है तो 1 ऐड करना है। देखो ए में एक ऐड किया, डी में एक या 2d। समझ में आया? तो नंबर्स इवन वाले केस में क्या ऐड करना है, देखो ये इवन है, इवन नंबर्स जब वो ले रहा है, सॉरी ये ओड नंबर है, और ये वाले इवन जब वो नंबर ले रहा है, इवन वाले में 2 ऐड करते हुए चलना है, ओड वाले में 1 का। समझ में आया पैटर्न? तो यहाँ पर भी वो क्या कह रहा था, 3 नंबर्स इन एपी है, तो हम नंबर कौन कौन से लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट दी 3 नंबर्स आर, लेट दी 3 नंबर्स आर। आपको एग्जाम में लिखने की तो जरूरत है नहीं, कौन कौन से लोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब उसके अकॉर्डिंग देखो सम की बात कर रहा है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेती हूँ क्योंकि टाइम कम रहता है। d से d कैंसिल, 3a बराबर 21, a बराबर 7 आ गया। यहाँ पर जब प्रोडक्ट की बात करता है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये कितना दिया है 231। यहाँ पर 7 देखो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये a स्क्वायर माइन a इंटू ए बाहर आ गया, ये लगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और 231, a की जगह 7, 49 माइनस डी स्क्वायर 231 आया, यहाँ से 49 माइनस डी स्क्वायर, 7 3 जा 21, 49 माइनस 33 इक्वल टू 16 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो d इक्वल टू +-4 आया। 2 केस बने। केस फर्स्ट आपका d जब 4+4 आता है तो नंबर क्या थे, a, फिर क्या था a प्लस डी, इधर क्या था a माइनस डी, 7 11, और जब d इक्वल टू -4 आता है तो ये नंबर यही रहेंगे, इनका पैटर्न क्या आ जाएगा 11 7 3। समझ में आया कि 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चंस हो तो आप इस तरीके से डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ये हमने कर लिया। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज है एपी की, वो क्या कहता है, आपके अंदर आपको पता है कि कोई भी एपी की आपकी सीक्वेंस है, आपकी एपी की कोई भी सीक्वेंस है 1 3 5 7 9, उसके बाद 11 13 एंड सो ऑन। फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है कि हम इस सीक्वेंस में अगर एक कांस्टेंट टर्म, सेम वही कांस्टेंट टर्म ऐड करते हुए चलते हैं पूरी सीक्वेंस के अंदर, तब भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से यहाँ पर 3 3 ऐड कर दिया, ये 4 आया, ये 6 आया, ये 8 आया, ये 10 आया, ये 12 आया, ये 14 आया एंड सो ऑन। पहले देखिए 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, हमेशा कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। जब मैंने इसमें 2 2 ऐड कर 3 3 ऐड किया, 3 3 ऐड किया, तब भी कॉमन डिफरेंस देखो 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। इसका मतलब है यदि हम किसी भी सीक्वेंस में सेम नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसके कॉमन डिफरेंस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर वो पहले वाली सीक्वेंस एपी के अंदर है तो कांस्टेंट टर्म ऐड करने, कांस्टेंट नंबर को ऐड करने के बाद भी वो हर हाल में क्या रहेगी, एपी में ही रहेगी। ये भी याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे इसी टाइप के रिजल्ट एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछना चाहता है, आपको इन्हीं रिजल्ट पे फोकस करना है मेन।
नेक्स्ट हमारी, यदि हम कोई भी सीरीज हमारी एपी के अंदर है, हमारी किस में है, एपी के अंदर है, अगर हम इसको, इस सीक्वेंस को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे, तो हमारी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी एपी में ही रहेगी। जैसे कि हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारी एपी के अंदर है, तो हमने इसे 2 से डिवाइड कर दे या 2 से मल्टीप्लाई कर ले, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है, तब भी ये सीक्वेंस हमारी किस में है, एपी के अंदर है। देखो अभी हाँ, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस, जैसे पहले अगर कॉमन डिफरेंस डी था, तो अब जिससे मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा। अगर पहले कॉमन डिफरेंस d था, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4d हो जाएगा, 5 से किया तो 5d हो जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मेरे पास कोई भी एपी सीक्वेंस है, अगर मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको बता देना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर डिवाइड करता है तो कॉमन डिफरेंस d/3 हो जाएगा। वो यहाँ से आपसे रिजल्ट निकलवा सकते हैं, आंसर जो वो पूछना चाहता है। नेक्स्ट में हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे बेसिक अभी कंसेप्ट हुए, उसी से रिलेटेड है। क्या पूछना चाह रहा है कि यदि किसी एपी के अंदर, यदि किसी एपी में है, आप इसका डायरेक्ट वो 5 रिजल्ट बताए थे, वहां से रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। वो कह रहा है टीएम क्या है हमारे पास 1/n, टीएन है मेरे पास 1/m, तो हमारे पास टीएमएन क्या होगा, टीएमएन किसके इक्वल होगी, वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टीएम का फॉर्मूला लगाते हैं, a + m - 1 × d 1/n। टीएन का फॉर्मूला होगा a + n - 1 × d 1/m। आ गया, दोनों को माइनस करते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास m - n × d, और ये बचा 1/n - 1/m। d = mn, एलसीएम आया, ये बचेगा m - n, ये m - n और ये m - n दोनों कैंसिल आ जाएंगे, d = 1/mn आ जाएगा। आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं, a + m - 1/mn किसके इक्वल आ जाएगा, 1/n के इक्वल आ जाएगा। 1/n - m - 1/mn, mn मैंने एलसीएम ले लिया, ये बचेगा मेरा m - 1, m से m कैंसिल, ये 1/mn आ जाएगा। आगे हमारे पास a भी आ गई, b भी आ गई, हमें TMN निकालना है, a + mn - 1 × d। a की जगह क्या आएगा, 1/mn, mn - 1/mn। देखो mn एलसीएम आ गया, हमारे पास 1 + mn - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, mn/mn सर किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो थर्ड वन आंसर इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हम, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। मैं आपको समझा रही थी इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, अगर आप करोगे तो थोड़े से स्पेस में ही एग्जाम में कवर हो जाएगा, ठीक है, और बहुत जल्दी हो भी जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वो कहता है कि मेरे पास ये 3 नंबर हैं, ये एपी के अंदर है, ये एपी में है, तो एपी के अंदर अगर वो कह रहा है तो हम एक बात देखते हैं इसको करने से पहले। जैसे ए बी सी अगर एपी के अंदर है, ए बी सी आर इन एपी, तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता है बी में से ए को माइनस कर दो, सी में से बी को, बी और बी इधर आके 2b = a + c हो जाता है, यही हो जाता है ना। 2b हमारा किसके इक्वल आ जाता है, a + c के। इसका मतलब सेकंड वाले नंबर का डबल फर्स्ट और थर्ड के इक्वल होता है सेकंड वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के इक्वल होता है। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे लगा देते हैं कि सेकंड वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल कर देते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पर
2 log 2x माइनस 1, और यहाँ पर फर्स्ट है log 2, यहाँ पर है log 2 की पावर x प्लस में 3, 2 की पावर x प्लस में 3, यही है। अब एक बात बताइए, log n log m है तो इसका मतलब क्या होता है, log ये जो मल्टीप्लायर है ये पावर में चला जाता है log m की पावर n, तो ये log 2x माइनस 1 की पावर क्या बन जाता है 2 log m n का फॉर्मूला log m n, तो ये क्या हो जाएगा log 2 इंटू 2x प्लस 3 हो गया। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ले लो या टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बचेगा log कैंसिल हो जाएगा, जैसे एक्सपोनेंशियल लोगे पावर में ये 2 की पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा। आप ये लिख सकते हो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, डायरेक्ट कट मत करना, ऐसे log कैंसिल नहीं होता, जब या तो एक्सपोनेंशियल लो यहाँ पर या एंटी लॉग लो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए 2x को टी पुट कर लूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाए, इजी तो मतलब लेंथी ना बने, है ना। ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2t प्लस 3, और यहाँ पर जब मैं इसका फॉर्मूला खोलती हूँ t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर t प्लस 1 प्लस में या 2 इंटू, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इन, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x, t लिखा था ना मैंने, 2 की पावर x की जगह t लिखा है, थोड़ा टाइम लग गया, देखो जानबूझ के लग जाता है टाइम। ये 2t प्लस 3, ध्यान रखना एग्जाम में ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। 2t प्लस 6, अभी भी मिस्टेक एक होगी, एक मिस्टेक होगी सारी मिस्टेक उसके साथ साथ होते चलेंगे, और फिर हम सोचेंगे बड़ा पजल हो गए, अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। लेकिन इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने तो मिस्टेक आपके सामने होगी, मैं इसको थोड़ी ना एडिट करने वाली हूँ, हो गई तो हो गई, क्यों, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इक्वल टू 0, टी माइनस 5 प्लस 1 इंटू टी माइनस 5 इक्वल टू 0, टी 5 आएगा और एक बार टी माइनस 1 आएगा, टी 5 आने का मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 5, 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि किसी की भी पावर माइनस 1 हो नहीं सकती, तो ये पार्ट कैंसिल, 2 की पावर x 5 हो गया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड लोगे, log 2 की पावर x इक्वल टू log 5 आएगा, और यहाँ से हमारा क्या बना, यहाँ से हमारा बना, ये देखो log क्या था ये वाला पार्ट, होगी ये x log 2 बचा और ये log 5 आ गया, यहाँ से x आ गया log 5 बाय log 2, और ये बनेगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं log b अपॉन में a, log b अपॉन में log a को हम क्या लिख सकते हैं log a b टू द बेस a, क्या बोलेंगे इसको log b टू द बेस a, तो ये क्या बोला जाएगा log 5 टू द बेस 2, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला, ये 5 ऊपर है log 5, देखो ये आंसर ऐसे है log 2 नीचे और 5, log 5 टू द बेस 2। समझ में आया क्वेश्चन, बड़े स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, पजल मत होना, पैनिक होना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है सम ऑफ एंट्रम। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चंस आपके आईआईटी लेवल के भी क्वेश्चंस है, इसमें कई क्वेश्चंस आपके कंबाइंड है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उसी से बेस मैंने सर्च कर करके आपके एग्जाम में से उठाए हैं ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर इसलिए किया है क्योंकि आजकल ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते, एग्जामिनर आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको वो नॉलेज है या डीपली या नहीं है। देखो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, जब ऐसे सम का क्वेश्चन आ जाए और आपका आंसर आपको दिख रहा हो कि n के अंदर आ रहा है, तो आप ये देख लिया करो कहीं ना कहीं ऑप्शन ही उस क्वेश्चन को फिल करेगा,
ऑप्शन ही, जो ऑप्शन आएंगे वही क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में देखो 1 तो 1/2 है, तो 1 n = 1 तो मोस्टली कॉमन सबके इक्वल आ जाता है, तो n = 2 तो तुम ले ही लिया करो। n = 2 लो आप, n = 2 लोगे तो यहाँ पर देखो इसका मतलब पहले दो टर्मों का सम 1/2 + 4 एलसीएम आएगा, 2 + 3 हमारा 5/4 आएगा। अब यहाँ पर मैं 2 रखती हूँ तो 2 की पावर 2 - 2 - 1 4 - 3 1 आता है। इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा, ये तो 1 है और ये 5/4 है, ये रिजल्ट होल्ड नहीं हो रहा। अब यहाँ पर 2 रखो, 2 + 2 की पावर -2 और -1, ये आएगा 2 + 1/2 1/4 -1, ये 1 + 1/4 और ये 5/4 है। मोस्टली सेकंड या थर्ड आपका हर हाल में रिजल्ट होल्ड हो ही जाएगा। अगर 2 = 2 पे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि n = 2 पर इसका भी आंसर सेम आ रहा है, तो आप फिर क्या करोगे, n = 3 ले लो। देखो पहला तो कैंसिल हो ही गया, अब हो सकता था इसका और इसका आंसर n = 2 से सेम आ जाए, आपको समझ में ना आए तो आप एक बार और n = 3 लेके कर सकते थे, वहां से हर हाल में आंसर डिफर आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, अब इसके बाद होप कि आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन डिफरेंस की बात करते थे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन रेशियो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कॉमन रेशियो की। कॉमन रेशियो का मतलब क्या होगा, R2 को R1 से, जैसे फर्स्ट टर्म यहां पर क्या होगा, अब जैसे 2 4 6 8 है, 8 2 4, पता नहीं इरेज भी करने लगो तो क्या हो जाता है, 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखना 4 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, 8 को डिवाइड कर रही हूँ 4 से, 16 को डिवाइड कर रही हूँ 8 से, 32 को डिवाइड कर रही हूँ 16 से, 64 को डिवाइड कर रही हूँ 32 से। हर बार हमारा कॉमन रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 2, और वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। अगर कोई भी सीरीज आपकी उसके अंदर कॉमन रेशियो सेम है तो वो सीरीज या वो सीक्वेंस हमारी किसके अंदर कहलाएगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के। रेशियो ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म, हर एक टर्म का इसकी प्रीवियस टर्म से, देखो ये एक टर्म है, इसका रेशियो इसकी प्रीवियस टर्म से, इसका रेशियो इसकी प्रीवियस टर्म से निकालते हैं और वो कांस्टेंट आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीपी। क्या बोलते हैं, जीपी। जीपी के अंदर हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या रहती है, हर एक जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका मतलब ए, सेकेंड एलिमेंट ए आर, जैसे एपी में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यहां पर क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए आर की पावर n -1 ए आर की पावर n। ठीक है, इस तरीके से हमारी फर्स्ट टर्म ए, अगर हमारी सेकंड टर्म की बात कर रहा है ए आर, थर्ड टर्म की बात कर रहा है ए आर -1, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, n -1 की ए आर। तो यहाँ पर अगर हमसे nth टर्म निकलवाए tn तो उसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n -1। क्यों n -1 हुआ, जब फर्स्ट टर्म की बात करेगा ए होगा, जब सेकंड टर्म की बात करेगा A2 तो ए आर होगा। देखो यही कंसेप्ट हो रहा है, 2 का मतलब ए आर की पावर 2 -1 ए आर -1, T3 थर्ड टर्म का मतलब ए आर की पावर 3 -1 ए आर 2। समझ में आया, ए आर 2, फिर ए आर 4, ए आर 3, इस तरीके से हमारी टर्में आती रहेगी। तो यहाँ पर आप जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, ए आर की पावर n -1। ध्यान रखना ए आर एन मत कर देना, ठीक है, ए आर एन मत कर देना आप। अब नेक्स्ट हमारा इसके बाद हमने इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल ऐड किया है,
जैसे 3, 9, 27, 81 ये जीपी के अंदर है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? देखो 9 को 3 से डिवाइड करो, हर अगली टर्म को अपनी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है जो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब जे सीक्वेंस किसके अंदर है? जीपी के अंदर। सोचने की बात नहीं है, किसके अंदर? कॉमन डिफरेंस सेम एपी, कॉमन रेशियो सेम जीपी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट में कह रहा है कि जीपी की nth टर्म का सम बताइए। देखो जीपी की जब हम सीरीज की बात करते हैं, देखो सम आ गया तो सीरीज भी हो ही जाएगी। a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू कहाँ तक रहेगी? ए आर की पावर n-1, क्योंकि nth में n-1 रहेगा। तो Sn का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो फॉर्मूला होगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये तब होगा यदि r कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला आएगा r की पावर n-1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। और इफ r इक्वल टू 1, r इक्वल टू क्या हो जाए हमारा 1। देखो r की जगह 1 हो जाए तो हमारी सीरीज a प्लस ए प्लस ए प्लस कब कहाँ तक बनेगी? n टाइम्स तक। तो Sn क्या आ जाएगा? n a। Sn क्या आ जाएगा? n a। ठीक है, और अप टू इंफिनिटी होती तो a प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू कहाँ तक आता? इनफाइनाइट तक। तो हमारा आंसर क्या आ जाता? इन्फिनिटी आ जाता। तो ये फॉर्मूले याद रखे गए। a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर यदि r लेस देन 1 है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r माइनस 1 यदि r ग्रेटर देन 1 है और r इक्वल टू 1 है तो Sn किसके इक्वल आएगा? Na के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ, क्वेश्चन में क्या करवाना चाह रहा है कि द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ जीपी, जीपी की 10th टर्म का सम फाइंड आउट कर रहा है। 1/4 को 1/2 से डिवाइड करिए जल्दी से। 1/4 क्रॉस 2/1 हमारा आंसर आया 1/2। अब 1/8 को जब 1/4 से करेंगे तब भी हमारा 1/2 आएगा। इसका मतलब हमारा r कितना आया? 1/2। a कितना है? 1/2। r क्या दिख रहा है? 1/2 लेस देन 1। फॉर्मूला क्या लगाएंगे Sn का? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a की जगह 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 1 माइनस 2 की पावर माइनस n। होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट हमारा है कि जैसे हमने nth टर्म का सम पढ़ा ऐसे ही हम जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला क्या रहेगा? S इंफिनिटी का, अगर ये इंफिनिटी है तो S इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अगर r ग्रेटर देन 1 है, अगर r आपका ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 होने पे क्या होगा? वैल्यू क्या होती जाएगी? देखो अगर r लेस देन 1 है और r ग्रेटर देन 1 है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वैल्यू जितनी डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होती जाएगी, जितनी डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होती जाएगी? बड़ी 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 होती हुई जाएगी। और बड़ी होने पे वैल्यू क्या होती जाती है? n नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो, अगर मैं उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी? आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0। अगर r इक्वल टू 1 हुआ तो ऐसे इन्फिनिटी किसके इक्वल आएगा? इन्फिनिटी के इक्वल। पता चल गया? a प्लस ए प्लस ए अप टू इन्फिनिटी तक जब मैं ऐड करूंगी इस a को तो मेरा इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कब तक उसको ऐड करना है। हाँ, अगर मोड आर, ये केस ध्यान रखना है,
अगर मोड आर लेस देन 1 है तब इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, आपको केस ध्यान रहेगा कि -1 लेस देन इक्वल टू, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये हमारे पास एक जीपी है और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। ए क्या दिख रहा है यहाँ पर 1, आर क्या दिख रहा है 1/3, 1 क्योंकि सीरीज है 1 + 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/3 की क्यूब प्लस अब को ऑन चलता हुआ जा रहा है ऐसे इन्फिनिटी 1/1 माइनस 1/3, 1/1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, और हमारा आंसर पलट के क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पर मोड आर क्या है लेस देन 1, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले को लगाया है। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा, जैसे हमने एपी के अंदर नंबर अज्यूम किए थे इसी तरीके से हम जीपी में भी अगर वो 3 नंबरों की बात कर रहा है तो नंबर कौन कौन से लेंगे, ए आर और ए आर स्क्वायर। इसमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉरी 3 नंबर की बात करेगा तो a/r, ए और ए आर। आप ये भी ले सकते हो, लेकिन जब वो सिर्फ 3 नंबरों की बात करेगा तो इस तरीके से लेने हैं। जब वो 5 की बात करेगा तो a/r स्क्वायर, a/r, ए 5 की बात करेगा तो a/r स्क्वायर, a/r, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर लेंगे। ऐसे ही 4 का, पर इसमें कम आता है, बस 3 का ही मोस्टली केस आता है, तो इसको ज़्यादा माइंड में इतना नहीं रखना। आए तो आप जनरल ले लेना, क्योंकि ए आर और ए आर स्क्वायर, इसको हम जनरल जो जीपी की टर्म होती है उसी से सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड 3 नंबर इन जीपी। यदि उनकी प्रोडक्ट है इतनी है, 3 नंबर मैंने अभी बताया जीपी में कौन से लेते हैं, a/r, ए और ए आर। जब मैं इनका सम करती हूँ a/r प्लस ए आर तो वो कितना आता है 21, और जब इनकी प्रोडक्ट करते हैं क्रॉस ए आर वो कितना आता है 216। आर से आर कैंसिल, a क्यूब 216, a बराबर 6, a की जगह 6 लिख के इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, 21 आपका आर यहाँ से पता चल जाएगा, 6 + 6r, और ये क्या आया था 6r था आई थिंक, 6r का स्क्वायर 21, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, 21/6 आ जाएगा। इसको सोल्व कर देना, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस 21/6, और ये r स्क्वायर प्लस r ये कितना आ जाएगा -15/6। अब इसको सोल्व ऐसे 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 15 इक्वल 0। इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, तो वहां से आपकी r की भी वैल्यू निकल जाएगी। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखनी है ध्यान से। क्या प्रॉपर्टीज हैं ध्यान रखना, यदि ए बी सी किसके अंदर है जीपी में है, किस में है, तो अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो किस में रहेंगे जीपी में ही रहेंगे। किस में रहेंगे, अगर हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तब भी वो किस में रहेंगे जीपी में ही रहेंगे। किस में रहेंगे जीपी में ही रहेंगे। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी के अंदर है तो ध्यान रखना अंडर रूट ये जीपी में है तो अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी ये किस में रहेंगे, ये भी जीपी में। एक कंडीशन है कि ए बी सी तीनों के तीनों नंबर ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, वरना आप अंडर रूट नहीं ले पाओगे, ये अंडर रूट है। तो ये पांचों ध्यान रखना कि नंबर जीपी में है, किसी से मल्टीप्लाई करने पर भी वो जीपी में रहेंगे, किसी से डिवाइड कर देंगे तब भी जीपी में रहेंगे। एपी और जीपी से क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको एक बार साइड में कि ए बी सी आर इन एपी में है तो हमारे पास log A log B log C log A log B
log C ये किस में रहेंगे, जीपी के अंदर रहेंगे, किस में रहेंगे, जीपी के अंदर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन आता है, ये जीपी की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट है, यदि किसी जीपी की थर्ड टर्म का मतलब जीपी इज 4 देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म। देखो कैसे करेंगे, 5 टर्म ए आर स्क्वायर, जीपी की सीरीज यही रहती है, ए आर क्यूब, ई आर 4, ए आर 5, हमें 5 टर्म का सम प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ तक के ले ले 5 टर्म, जब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस ए आर स्क्वायर क्रॉस ए आर क्यूब क्रॉस ए आर 4 कितना आएगा, 1 2 3 4 5, ए की 5 और आर की 10, यही आएगा, 4 3 7 2 9 1 10। हाँ, अब यहाँ पर क्या गिवन था हमारे, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब देखो मैं इसी में पावर 5 कर दूं बोथ साइड, ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 5। जैसे ही 5 किया, ए की पावर 5 आर की पावर 10, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 की पावर 5, और हमारा थर्ड आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। पहले स्टेटमेंट देखनी है कि थर्ड टर्म जीपी की 4 है तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म। जीपी में आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो जनरल टर्म गिवन है उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करते हुए चलना है। ने कोई बस तो नहीं गया हमारा, हाँ ये तो हो गया था, ये क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी का एन टर्म का सम दे रखा है, इसका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे बताएंगे इसका, वो आपको करना है एस एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू। आपको पहले S1 निकालना है, फिर S2 निकालना है, यहीं से आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आप इजली निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमने कर लिया है। कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना, क्योंकि S2 का मतलब क्या होता है, पहली 2 टर्मों का पहली 2 टर्मों का सम, और S1 का मतलब क्या होता है, A1 का सम। इसके अलावा हमारा एक और क्वेश्चन है इसके बाद, हाँ इसमें भी यही, इसके बाद हमारा शायद यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया, एपी जीपी के हो चुके हैं कंसेप्ट्स। अब हमारे पास अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और एजीपी अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के वो कुछ कंसेप्ट्स रह रहे हैं और उससे बेस्ड क्वेश्चन। तो इससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, कि हमें क्या क्या बेसिक पता चला है। फिर उसके बाद मैं कल ही आपका दूसरा आगे ये वीडियो करा दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का सारा सिलेबस मैं कंप्लीट यूट्यूब पे कराऊं। थैंक यू, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।